नमस्कार। हिस्ट्री में हमने पाषाण काल, पाषाणकालीन स्थल, ताम्र पाषाण काल ये वाली क्लासेस कर ली हैं। साथ के साथ इनसे रिलेटेड सभी क्लासों से सभी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अभी हम हड़प्पा सभ्यता को समझेंगे और एक क्लास में ये शायद कवर नहीं होगा, कवर होगा ही नहीं क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इसमें क्या समझना है हमें। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम क्या क्या नाम है, इसकी खोज किसने की है, इससे संबंधित जो विशेष तथ्य हैं, इसके मूल निवासी कौन थे, इसका जो मेसोपोटामिया से संबंध रहा है वो क्या रहा है, इसका समय कब रहा और उस समय से हड़प्पा से पहले, हड़प्पा के बाद और हड़प्पा के समय कौन-कौन सी बस्तियां थी। हड़प्पा का जो नगर थे वो विस्तार हड़प्पा का कहाँ से कहाँ तक था, ये हड़प्पा सा विस्तार हम देखेंगे। उसके अलावा हड़प्पा के विस्तार में कौन-कौन से नगर, कौन-कौन सी जगह शामिल हैं, नगर योजना कैसी होती थी, समाज कैसा होता था, मकानों की संरचनाएँ कैसी होती थी, ये सब हमें समझना है। इसके अलावा यहाँ पर इनका कृषि, पशुपालन, शिल्प जीवन, व्यवसाय, आर्थिक जीवन, लिपि, मृदभांड, राजनीति, समाज, इस सब को देखना है। इसके अलावा आर्थिक जीवन, ये सब देखने के बाद हम एक-एक शहर को देखेंगे, एक-एक नगर को देखेंगे। जैसे हड़प्पा, वहाँ से क्या-क्या प्रमाण मिले हमें, इतने सारे प्रमाण, वो कैसे, किस प्रकार के प्रमाण हैं वो देख लेंगे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से मिलने वाले प्रमाण, ये सभी मोहनजोदड़ो से मिलने वाले प्रमाण हैं इतने सारे। तो ये क्या थे, कैसे थे, ये मोहनजोदड़ो से मिलने वाली चीज़ें हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से मिलने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरीके से एक-एक नगर को देखेंगे हम। तो डिटेल में हमें समझना है एक-एक चीज़ को और कॉन्सेप्चुअल समझना है पूरा का पूरा। जैसे हमने लास्ट क्लासेस की हैं, पूरी कॉन्सेप्चुअल हम समझते हुए चल रहे हैं, एक टॉपिक को समझते हुए चल रहे हैं टॉपिक वाइज़। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो मैं यही कहूँगा कि आप शुरू से देख लेना, उस पाषाण काल से, प्रागैतिहासिक काल से, जहाँ से हमने शुरुआत की है, बल्कि आप हिस्ट्री की शुरुआत कैसे है, हिस्ट्री को कैसे समझा जाए, वो भी समझ लेना। आप कुछ क्लासेस यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस प्रॉपर सीक्वेंस में, एक क्रम के साथ में देख लीजिएगा, अगर अच्छे से तैयार करना है सब्जेक्ट को। तो हड़प्पा की शुरुआत करते हैं। तो हड़प्पा का ये वाला क्षेत्र है भारत का कौन-सा? उत्तर-पश्चिम वाला क्षेत्र। यही हड़प्पा के क्षेत्र से ही हमें एक ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता देखने मिल रही है और वहीं पे आगे चल के हमें वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति देखने मिलेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। वो क्या हैं? अब देखो, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं करते हैं कुछ चीज़ को भी, ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले। तो पहले कॉन्सेप्ट को, कहानी को समझें आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो देखो, हमने पाषाण काल में देखा कि इंसान कैसे जीता था। पाषाण काल हम स्टोन एज उसको बोल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि इंसान पत्थरों के बीच में रह रहा है, पत्थरों का यूज़ कर रहा है और पत्थरों का ही यूज़ करते हुए वो जीवन यापन कर रहा है। जीवन शैली में उसकी बदलाव आ रहा है, पहले बड़े-बड़े पत्थरों का यूज़ कर रहा है, छोटे-छोटे पत्थरों का यूज़ कर रहा है, फिर वो अलग तरह के हथियारों का यूज़ कर रहा है। शुरुआती रूप में वो इधर-उधर भटकता हुआ खानाबदोश से केवल उसको भोजन चाहिए, खाद्य संग्राहक है, आखेटक है। फिर धीरे-धीरे जीवन शैली में बदलाव आया, कुत्ता वगैरह पालने लगा और कहीं-कहीं पर वो फसल को जो प्राकृतिक रूप से अनाज था या चीज़ें थी, उनको खा के अपना गुज़ारा करने लगा। नदियों के किनारे आकर मैदानों में रहने लगा, समूह बनाकर रहने लगा। धीरे-धीरे वो समूह बनाकर रहेगा और खुद का स्थायी आवास बनाएगा, कृषि करने लगेगा, पशुपालन करने लगेगा और उसके अलावा वो बर्तन, मिट्टी के चिकने बर्तन बनाने लगेगा, उनको पकाने लगेगा, आग का यूज़ करने लगेगा। तो उसकी जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। हमने उपकरणों को बदलते हुए देखा। उपकरणों में पहले उसके उपकरण बड़े पत्थर होते थे, फिर छोटे पत्थर, फ्लेक हुए, फलक हुए, फिर उसके बाद ब्लेड हुए, पत्थर के ब्लेड, चकमक पत्थर के ब्लेड, हड्डियों के ब्लेड, वो सब चीज़ें हुई। तो उसकी शुरुआती जो जीवन शैली थी, वो इस प्रकार की थी। धीरे-धीरे उसमें और बदलाव हुआ, बदलाव के साथ उसने एक धातु खोजी, कौन-सी? तांबा। तांबा मिलने के बाद उसके जीवन में थोड़ा-सा परिवर्तन आया। लेकिन तांबे को वो अकेला यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो कहीं पत्थर यूज़ कर लेता, कहीं तांबा यूज़ कर लेता। जहाँ धारदार चीज़ की ज़रूरत होती, वहाँ तांबा यूज़ कर लेता, बाकी नहीं तो जहाँ कठोर चीज़ की ज़रूरत होती, पत्थर यूज़ कर लेता। हमने इसको बोला ताम्र-पाषाण काल। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका जीवन बदल रहा है और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, हज़ारों वर्षों का नहीं, लाखों वर्षों का प्रोसेस है। तो धीरे-धीरे जब उसकी जीवन शैली में बदलाव आया, तो उसने लास्ट टाइम हमने देखा था, मैं अलग से भी
कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगी हिस्ट्री डेप्थ डीप कॉन्सेप्ट की क्लासेज में मैंने समझाया हुआ है कि किस तरीके से नगर बसे, हड़प्पा से पहले वाले, क्या हड़प्पा जब सभ्यता पहली है तो उससे पहले लोग यहाँ पर नहीं रहते थे? ठीक है, हड़प्पा के ध्वस्त होने के बाद, उसके पतन होने के बाद वहाँ के लोग क्या सारे ही खत्म हो गए या कुछ लोग बचे? तो ये जो अलग से कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पर मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस ले रहा हूँ प्रॉपर सीक्वेंस में, लेकिन इसके अलावा जो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं वो अलग से आपको समझने हैं, जिसके लिए मैं कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, कहीं पर प्लेलिस्ट होगी कि हिस्ट्री डीप कॉन्सेप्ट की, वहाँ पर आप एक एक चीज़ को समझ लीजिएगा, मतलब ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट अलग से होंगे उन्हें समझ लीजिएगा। जैसे अब यहाँ पर जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शब्द हैं एक सभ्यता, यानी कि अब से पहले हमने क्या यूज किया था? ताम्र पाषाण काल। उससे पहले हमने यूज किया था कौन सा? पाषाण काल, है ना, ये यूज किया है। प्राग ऐतिहासिक काल यूज किया हमने, है। लेकिन हमने सभ्यता पहली बार यूज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज इस चीज को समझा आप। तो जब हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं तो हड़प्पा के बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले उन नाम को देख लेते हैं और उसी के साथ शामिल होते हैं। तो जैसे हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्षेत्र ये है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नाम: आद्य युगीन सभ्यता, आद्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती संस्कृति सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता। अब जो भी नाम देख रहे होंगे, खास बात ये है कि ये जितने नाम देख रहे हैं आप, सबके आगे सभ्यता लगा हुआ है। और इसी चीज पर हमारा डिस्कशन है कि ये पहली सिविलाइजेशन है, पहली सभ्यता है। इसका मतलब सभ्यता कैसे कहते किसे हैं? तो सभ्यता किसे कहते हैं इस बात को समझें आप। शब्द क्या है? सभ्य से बना हुआ है सभ्यता। ठीक है। एक शब्द है संस्कृति, संस्कारों से बना हुआ है संस्कृति। एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। संस्कृति का मतलब है वो सॉफ्टवेयर जो समाज के अंदर होता है। संस्कारों को हम देखते नहीं, हमें महसूस होते हैं। संस्कृति हमें महसूस होती है। सभ्यता किसी खास जगह पनपती है, वो उसका हार्डवेयर है। तो एक क्षेत्र विशेष में, जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत के इस वाले पश्चिमोत्तर क्षेत्र विशेष में, ये तो मैप पहचान रहे होंगे ना कि ये यहाँ पर इधर पाकिस्तान, इधर ये वाला हिस्सा राजस्थान पंजाब, ये नीचे है गुजरात, ये वाला हिस्सा है। तो इस क्षेत्र विशेष में जब लोगों के अंदर कुछ संस्कार हुए, उनका कुछ पैटर्न बना, उनमें सभ्य नोबलनेस आई, मतलब अच्छाई आई, समाज को एकजुट, समाज के विकास की बातें आई, चीजों को सही डायरेक्शन में लेने की बात आई। तो इस उन संस्कारों को उस सॉफ्टवेयर के साथ में इस स्थान पर हमने उसे बोला सभ्यता। समझ गए? तो संस्कृति संस्कार क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो हमारे समाज के अंदर है ना। जैसे हमारे संस्कार अच्छे होनी चाहिए, हमारी संस्कृति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन किसकी होनी चाहिए? तो सभ्यता की, समाज की। तो वो समाज गया है, वो हार्डवेयर है जिसका होना चाहिए। तो कुल मिलाकर पहली बार ऐसा हुआ यहाँ पूरे क्षेत्र में, हालांकि नई रिसर्च के अनुसार वो भी मैंने डाला है, उसके अकॉर्डिंग विश्व की पहली सभ्यता ये है। तो पहली बार हमें ऐसा देखने मिला है कि कहीं पर, अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप पर देखें, तो कहाँ कहीं पर लोग एक सही तरीके से जी रहे हैं। जैसे कि इससे पहले क्या हो रहा था? खाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कुछ सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं ना। जंगलों में रह रहे तो जंगलों में रह रहे हैं। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं? एक समाज बना कर रह रहे हैं। और समाज में क्या होता है? राजनीति होती है, उनके आर्थिक संस्कार होते हैं, उनका समाज होता है, सामाजिक नियम होते हैं, उनके धार्मिक नियम होते हैं। मतलब जो समाज में एक व्यवस्थीकरण होता है, वो व्यवस्थीकरण लोगों के बीच में यहाँ पर आकर आ जाता है। और वो व्यवस्थीकरण कैसे आता है? तो इंसान ने धीरे धीरे, मैंने बताया था कि नवपाषाण काल में इंसान स्थायी आवास बनाकर रहने लगा। धीरे वो तांबे का यूज करने लगा। स्थायी आवास में अलग अलग तरह के स्थायी आवास होते थे। कोई गर्त आवास कर रहा है, गर्त आवास में रह रहा है, मतलब गड्ढे के घरों में रह रहा है। कोई ऊपर रह रहा है, कोई जमीन पर रह रहा है, प्लेन में। अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, लेकिन वो समूह बनाकर रहने लगा। जब समूह बनाकर रहने लगा तो सोच के देखो, इन इंसान ने फसल को कहीं पर किसी जगह उगाना चालू कर दिया।
उस फसल को उगाकर उसकी सुरक्षा के लिए उसने कुत्ते को साथ में रख लिया। मैंने बताया था कुत्ते की विशेषता है, उसके आधार पर ही हमने उस कॉन्सेप्ट को समझा था। तो कुत्ते को रखना चालू कर दिया। अब उस फसल को संभालने के लिए वो बार बार ऐसा ना करे कि भाई जंगलों में जा रहा है, खा रहा है, खाना इकट्ठा कर रहा है, वापस आ रहा है, जंगलों में जा रहा है, खाना इकट्ठा कर रहा है, वापस आ रहा है। तो वो एक जगह छोटे से स्थान पर कुछ फसल उगाकर और वहीं पर रहने लगा। ठीक है, पहले प्राकृतिक फसलें होती थी, फिर कृत्रिम रूप से बाद में उगाने लगा। अब धीरे 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 क्या करा उसने, उसी जगह रहने लगा, अपना घर बना लिया। अकेले का घर है, घर का मतलब आज के घर नहीं, झोपड़ी टाइप। अकेले का घर है तो धीरे धीरे क्या करा उसने, अपना एक समूह बनाया कि भाई तुम भी यहीं रह लो, जानवरों से सुरक्षा हो जाएगी और फसल को हम अच्छे तरीके से उगा लेंगे। ये काम करना चालू कर दिया। लोग इकट्ठा होकर रहने लगे, इकट्ठा होकर रहने लगे, ज्यादा फसल उगाने लगे, तांबे का यूज किया। और क्या धीरे धीरे क्या हुआ, अब इस समय तक आते आते, ध्यान से समझना, इस समय तक आते आते एक दूसरी धातु कहीं इधर वाली साइड से, भारत के इधर, अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ इधर वाली साइड, बाद में पता चलेगा वो ईरान। तो इधर वाली साइड से हमने टिन उठाया, है ना, जैसे ईरान से हमने टिन, मतलब इन लोगों ने टिन ले लिया। टिन भी एक धातु होती है। तांबे में टिन को मिला दिया, तो वो क्या बन गया, कठोर कांसा। मतलब ऐसा माने कि तांबा सॉफ्ट धातु है। अब वो खेती कर रहा है, जमीन को खोद रहा है, उस पर ऐसा मान लो फावड़ा चला रहा है, हल चला रहा है, वो ठीक से हो नहीं पा रहा, पेड़ों को नहीं काट पा रहा उसकी मदद से। तो अब क्या करा उसने, टिन मिलाया, टिन मिलाकर उसने क्या करा, धातु कर्म चलता था, धातु विज्ञानी होते थे। तो धीरे धीरे क्या करा उसने, कठोर धातु से, कांसे से क्या करा, इसीलिए हम इसको कांस्ययुगीन सभ्यता बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। तांबा का पहले यूज कर रहा है ताम्रपाषाण में, धीरे धीरे उसने टिन लाया, टिन मिलाया और कांसा बना दिया। अब कांसा कठोर धातु है, उससे क्या करा उसने, पेड़ काटने चालू करे। पेड़ काट क्यों, उसको फसल उगानी है। जैसे अभी हम अगर रोड बनानी हो तो पेड़ काट देते हैं, घर बनाने हो, कोई कॉलोनी बनानी हो तो पेड़ काट देते हैं, है ना, किसी भी बात पर। तो वैसे ही उसने फसल उगाना चालू करा। फसल उगाने के लिए उसने पेड़ काटे, पेड़ की जड़ों को खोदा उस कांसे की मदद से, और वहां पर क्या करा, अपना फसल उगाई। और फसल उगाकर जितनी जरूरत थी, अब जब जमीन खुद कर और उसमें फसल उगेगी, तो एक तरीके से वो फर्टिलाइजेशन का काम साथ साथ होगा। जैसे हम खेत को जोतते हैं, जोतने के बाद वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है और फसल अच्छी होती है। तो ये काम उसने किसकी मदद से चालू करा, कांसे की मदद से। जब कांसे की मदद से फसल उगाना चालू करा तो फसल में क्या हुआ, पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। जितनी जरूरत थी उससे बहुत अच्छी पैदावार होगी। जो पहले नेचुरल धरती पर पैदावार होती थी, उससे ज़्यादा जब जुताई की गई उसकी, तो पैदावार अच्छी हुई। पैदावार अच्छी हुई, पैदावार ज़्यादा होगी, जितनी उसको ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा होगी। जितना, अब वो क्या करता, अपने अनाज को, अपनी फसल को दूसरे जने को दे देता और उनसे क्या बोला कि भाई एक बस्ती वालों ने कि हम फसल उगाएंगे, आप लोग क्या काम करो, आप लोग कांसे के उपकरण बनाने चालू करो। ठीक है। तीसरा जना था कि चलो इस फसल को मैं, आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से, तुम हमारे हथियार ले लेना, उपकरण ले लेना, और हम तुम्हें क्या दे देंगे, अपना अनाज दे देंगे। अब कैसे दे देंगे, तो बहुत सारी, मान लिया बहुत सारी बस्ती हैं, ध्यान से समझना ये नगरीकरण कैसे हो रहा है। जगह चलो यहाँ यूज कर लेते हैं। एक बस्ती यहाँ पर है, ये कुछ घर हैं। एक बस्ती यहाँ पर है, ये कुछ घर हैं। एक बस्ती यहाँ पर है, ये कुछ घर हैं। एक बस्ती यहाँ पर है, ये कुछ घर हैं, और एक बस्ती यहाँ पर है, ये कुछ घर हैं। ठीक है। अब इन लोगों ने क्या काम करा, इन लोगों ने मान लिया ये नाव बना रहे हैं, ये कांसे के उपकरण बना रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं, ये भी खेती कर रहे हैं, ये खेती में कुछ और उपजा रहे हैं, ये खेती में कुछ और उपजा रहे हैं। इन्होंने क्या काम चालू करा, इस वाली बस्ती वाले ने यहाँ पर पहुंचा कि भाई मुझे उपकरण दे दे। ये वाला यहाँ पर पहुंचा कि अच्छा मुझे नाव दे दे। ये वाला यहाँ पर पहुंचा कि मुझे अपनी फसल का कुछ अनाज दे दे, और मैंने जो उपजाया है वो तू ले ले। मतलब इसको बोला गया वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, वस्तु के आदान प्रदान के द्वारा व्यापार का होना। समझ गए। जब वस्तु विनिमय होना चालू हुआ तो ये एक दूसरे के गांव में, एक दूसरी बस्तियों में भटकते थे। जब एक दूसरी बस्ती में भटक रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये वाला यहाँ पहुंच रहा है, पता चला ये है ही नहीं, ये खुद यहाँ पे गया हुआ है, ये यहाँ पे गया हुआ, पता चला ये यहाँ पे गया हुआ है, मिल नहीं रहे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई तू भी यहाँ पे आ जा, 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 तू भी यहाँ पे आ जा। सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाओ
और हम क्या करेंगे, उसी जगह अपना सारा सामान ले आएंगे, आपस में जो भी आदान प्रदान करना होगा वो कर लेंगे, चले जाएंगे। धीरे धीरे ये 1 दिन आए, हफ्ते में 2 दिन आए, 4 दिन आए, फिर परमानेंट यहाँ पर रहने लगे। इसको बोला गया बाजार, बस्ती बाजार। बाजार बने तो वहां पर आसपास और लोग रहने लगे, क्योंकि परमानेंट बाजार हो गए, और लोग रहने लगे। ठीक है। और वहां पर अभी जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया कहीं भी आपके आसपास में कोई फैक्ट्री एरिया लगना चालू हो, है ना, तो वहां पर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, या आपका गांव है, गांव के पास छोटा सा कस्बा है, धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि जहां पर बाजार होगा वहीं पर बस्ती बढ़ने लग चल जाएगी उसके चारों तरफ। दिल्ली छोटा सा होता था, फिर नोएडा बना, नोएडा भी फैलता चला गया, ग्रेटर नोएडा बन गया, ग्रेटर नोएडा भी फैलता जा रहा है। ठीक है। तो जहाँ पर बाजार होगा, जितना हमारा उद्योग लगेंगे, उतने ही ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट होता चला जाएगा। तो ये बाजार बने तो ये बाजार बस्तियां बनी, ये बाजार बस्ती होगी। जब ये बाजार बस्ती होगी तो इसी को क्या बोला हमने, नगर। समझ गए। तो ये कस्बे वो गांव होते थे और ये बाजार बस्ती वाले नगर हो गए। समझ गए। तो पहली बार जो नगर बस रहे हैं वो यहाँ बस रहे हैं, किसकी वजह से बन रहे हैं, इस व्यापार की वजह से। व्यापार किस वजह से हो रहा है, कांसे की वजह से। और कांसा इनका उसी रूप में हमने सभ्यता। तो अब एक एक करके समझते हैं, अब समझ गए होगे चीजों को। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले इसके नाम की बात आती है। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम क्या क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का एक नाम है आद्ययुगीन सभ्यता। क्वेश्चन सीधा सीधा होता है कि आद्ययुगीन सभ्यता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको लिखा तो गया इसके बारे में, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है। स्टेटमेंट में भी आ जाता है कभी कभी, ध्यान रखना इस चीज को। हड़प्पा सभ्यता को लिखा गया मतलब उनकी अपनी लिपि है, अपने अक्षर हैं। कैसी लिपि है, बृष्टफुंडेन है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आड़ी टेढ़ी, है ना, चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, अलग अलग अक्षर हैं। 64 अक्षर एक अलग तरह के हैं, मुख्य अक्षर हैं। 250 से ज्यादा अक्षर और अलग तरीके के हैं। 10 अक्षर हमें धोलावीरा से बड़े बड़े मिल गए। तो उनके अपने अक्षर हैं, उसे उन्होंने लिखा भी है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। इसका मतलब हम उसे अगर पढ़ लेते, समझ लेते, तो उनके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी होती। अब बोलोगे सटीक जानकारी तो अब भी है, धोलावीरा से हमें कुआं मिला है, लोथल से हमें बंदरगाह मिला है, कहीं से हमें खिलौना मिला है, कहीं से हमें कुछ मिला है, कहीं से हमें कुछ मिला है, सब चीज़ों क्या पता है। दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली है, स्त्री का धड़ कहाँ से मिला है, सब चीज़ों का हमें पता है। आपको ये पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता वो स्त्री कौन थी। क्या वो राजशाही थी या लोकतंत्र शाही, गणतंत्र क्या था, समाज कैसा था। मतलब समाज कैसा था ये तो पता है, लेकिन समाज में नेता कौन था आपको ये नहीं पता, है ना। वो दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति तो जरूर मिली, लेकिन वो आदमी कौन था ये नहीं पता। लिखने से उसका पता चल जाता कि ये उस व्यक्ति का चित्र है। जब उस व्यक्ति का चित्र आता तो हम मान लेते कि हाँ ये इतिहास है। तो हमें उसके बारे में हम अनुमानित तौर पर चीज़ों को व्याख्या कर लेते हैं, लेकिन हमें सटीक तरीके से इस तरीके से नहीं पता कि हाँ वो व्यक्ति इस तरीके से ऐसे ऐसे करता होगा, इतने इतने लोग होंगे। हमें ये नहीं पता, सटीक तरीके से चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि हमने उसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और ऐसी सभ्यता को मैंने शुरुआत में बोला था, ऐसी सभ्यता को क्या बोलते हैं हम, आद्य सभ्यता। आद्य सभ्यता, आद्य सभ्यता मतलब इतिहास का आदि शुरुआत, आदि मतलब शुरुआत। आदि युगीन सभ्यता, आद्य युगीन सभ्यता, यानी कि इतिहास की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन पूरी तरीके से इतिहास नहीं है। तो इसको हम आद्य युगीन सभ्यता या प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री। ध्यान रखना इस चीज को। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, सबसे शुरू वाली में। प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास क्या था, पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल। आदि इतिहास, आद्य इतिहास, आद्य युगीन सभ्यता क्या हो जाता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता। एक इसका दूसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि कांसा धातु का प्रयोग के कारण, कांसा धातु मतलब तांबा प्लस टीन। पूछा जाता है कि कांसा मिल बनता है किससे,
तांबा और टिन को मिलाकर। तो तांबे और टिन को मिलाकर जो कांसा बना, उसी कांसे को क्या बोला गया, की वजह से क्या बोला इसको, कांस्य युगीन सभ्यता। इस दौरान कांसे का भरपूर प्रयोग किया गया। ठीक, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ता है क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, हड़प्पा। हम्म। इतिहास में एक परंपरा है कि जो स्थल की खोज पहले की जाती है किसी भी सभ्यता के, उसके नाम पर उस सभ्यता उस संस्कृति का नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला 1921 में जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है हड़प्पा। जैसे हमने देखा था ताम्रपाषाण संस्कृति में, आहार संस्कृति राजस्थान में थी, तो उसके स्थल तो बहुत सारे थे, गिलुंद भी उसी का स्थल था, लेकिन हमने उसका नाम आहार क्यों रखा, क्योंकि आहार पहला स्थल था। हमने उसकी का नाम बनास रखा क्योंकि बनास नदी के किनारे वो सभ्यता है। ठीक है। जोरवे संस्कृति में, जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, बहुत सारे स्थल हैं। इनाम गांव भी उसमें ही है, दयामाबाद भी उसमें ही है, बहुत सारे स्थल वहां पर मिल रहे हैं हमें, नेवासा है, चंदौली है, बहुत सारे हैं, जोरवे है। लेकिन जोरवे क्योंकि पहला स्थल है, इसलिए हमने नाम क्या रखा उसका, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की। तो वैसे ही हड़प्पा पहला स्थल था, इसलिए हड़प्पा। एक अगली सभ्यता, अगला नाम है इसका सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसके जो स्थल हैं वो कौन सी नदी के किनारे हैं, आरंभिक अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे होने के कारण। और ये नाम जो दिया वो किसने दिया, जॉन मार्शल ने, ये भी पूछा जाता है तो ये भी ध्यान रखना है। ये नाम दिया है जॉन मार्शल ने, इंडस वैली, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। अगला नाम है सरस्वती संस्कृति सभ्यता। सबसे अधिक स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिलने के कारण, यानी कि जो बाद के स्थल मिले उनमें अधिकांश स्थल कहाँ थे, सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इस सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे स्थल मिले, इस वजह से ये नाम। पहली सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोल देते हैं इसे, सिंधु सरस्वती सभ्यता। पहली नगरीय क्रांति यही थी विश्व की, पहला नगरीकरण या शहरीकरण होने के कारण। क्वेश्चन ये होता है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीय क्रांति बोला गया है किसके द्वारा, किसने बोला है, गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड इतिहासकार हैं, गार्डन चाइल्ड उन्होंने। तो पहली नगरीय क्रांति बोला है गार्डन चाइल्ड ने, किसको बोला है, हड़प्पा सभ्यता को। क्यों है ये, क्योंकि पहला नगरीकरण, मैंने बताया पहली बार इंसान ने नगर के रूप में व्यवस्थित करके यही बनाई है। क्वेश्चन होता है कि हड़प्पा सभ्यता के या पहले नगरीकरण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो है धातु, और धातु कौन सी, कांसा। इस बात को ध्यान रखना है, कांसा। ठीक है। मेलुहा शब्द भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मेलुहा शब्द किससे जुड़ा हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कहाँ पे मिला है, मेसोपोटामिया से। तो मेसोपोटामिया से इसकी तुलना, इसका संबंध अभी देखेंगे उसमें समझ लेंगे। ठीक है। तो फिलहाल ये इसके नाम हो जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इसकी खोज किसने की है। तो भाई एक एक दिन में तो खोज होती नहीं है, उसका भी कुछ इतिहास रहा होगा। तो कहानी को समझ लें, कहानी कब से होती है, 1826 से। 1826 में एक यूरोपियन व्यक्ति आता है, कहाँ पर, भारत की तरफ। और भारत की तरफ आकर वो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में रहता है। ठीक है। अब वो जो अधिकारी है वो क्या है, एक लालची अधिकारी है। ठीक है। क्या कर रहा है वो इधर उधर घूम रहा है, अपना पर्यटन कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, लेकिन घूमते घूमते उसको कुछ सिक्के मिल रहे हैं। वो जो सिक्के मिले वो बड़े पुराने सिक्के थे, अच्छे सिक्के थे, पहली बार मिले। अब पुरानी चीजों का तो महत्व बढ़ जाता है, उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो सिक्के उसने क्या करे, बहुत सारे इकट्ठे सिक्के उसने अपने पास रख लिए चुरा कर। उस पर जांच बैठी। जब जांच बैठती है तो वो एक शर्त रखता है कि मैं आपको ये खजाना तो दे दूंगा, और भी चीजें उसको मिली वो, लेकिन एक बात रखता है कि मैं ये चीजें आपको दे दूंगा, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन आप मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। तो 1826 की बात है, ध्यान से देखना, 1826 है ना, बहुत पुरानी बात है, 1921 नहीं है, गड़बड़ मत करना। 1826 मतलब बहुत पुरानी, जब हड़प्पा की खोज हुई उससे 100 साल पहले लगभग में, है ना। तो कौन आता है, चार्ल्स मैसन। तो वो एक किताब लिखता है, क्या लिखता है, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब।
यानी कि बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, पंजाब में जो मेरी बहुत सारी जर्नीज़ रही हैं, मेरी बहुत सारी यात्राएँ रही हैं, उनका मेरा नैरेटिव क्या था और वहाँ से मुझे क्या मिला, उस किताब में सारा वर्णन लिखता है। तो चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा स्थित एक विशाल टीले का अन्वेषण किया कि हड़प्पा में एक बड़ा-सा टीला है और वहाँ से बहुत बहुमूल्य चीज़ें निकली मिली हैं मुझे, मतलब बहुत पुरानी चीज़ें मिली हैं, जिनका बहुत ज़्यादा महत्व हो सकता है। लेकिन इस बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। जब सीरियस नहीं लिया तो साल बीतते चले जाते हैं, बीतते चले जाते हैं, बीतते चले जाते हैं और लगभग 30 साल निकल जाते हैं। फिर 1856 में एक व्यक्ति आते हैं, कौन? जॉन विलियम ब्रंटन। इन्होंने कराची से लाहौर तक जो रेलवे लाइन बिछानी थी, उस समय ईंटों के टुकड़े के साथ पुरातत्व वस्तुएं प्राप्त की। ये आपको पता होगा कि पहली भारतीय ट्रेन के लिए जो पटरियां चल रही हैं और भारतीय ट्रेन आ रही है, कब? 1854 में। कैसे याद रखोगे? 1857 की क्रांति से जस्ट पहले, है ना? तो वो भारतीय ट्रेन बननी है, भारतीय ट्रेन की पटरियाँ बननी है। तो वहाँ पर पता चला उस क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, वही पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में, हमें पता चल रहा है कि वहाँ से जो ठेकेदार ने ईंट लगाई पटरियों को बिछाने के लिए, पहले ईंट लगती थी, ठीक है? तो वो जो ईंट बिछाई हैं, तो वो कब की? वो बहुत पुरानी ईंटें हैं। अब ध्यान जाता है अधिकारियों का उसके ऊपर। किसी ने शिकायत की कि ये वो ईंटें लगा रहे हैं वहाँ से उखाड़-उखाड़ कर। नई ईंटें तो ये लगा ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कहाँ से उखाड़ते हैं और लगा देते हैं, पैसा खा रहे हैं। इस बात का पता चला तो जॉन ब्रेंटन को, तो इन्होंने क्या काम करा? कार्यवाही की और कार्यवाही के साथ में कुछ चीज़ें इन्हें प्राप्त हुईं, कुछ पुरातात्विक चीज़ें। पुरातात्विक चीज़ों का मतलब पता ही होगा, पुरानी चीज़ें, है ना? पुराने तत्व। पुरातात्विक चीज़ें प्राप्त हुईं। जब पुरातात्विक चीज़ें प्राप्त होगी तो ये तो अधिकारी है, ये किसको देंगे? इन्होंने बोला किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है? किसको बोल रहे हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम के पास ये बात जा रही है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ पहुँचते हैं, उसका सर्वेक्षण करते हैं, बोलते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और गड़बड़ क्या थी कि हमारे पास जो पुरातत्व विभाग था, तब इस समय पर नहीं था। पुरातत्व विभाग 1861 में बना। ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमारे पास कोई लैबोरेटरी नहीं है, पुरातत्व चीज़ों को देखने के लिए कुछ साधन नहीं है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करते हैं? 1861 में इनके प्रयासों से क्या बन जाता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। जब ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना, तो अलेक्जेंडर कनिंघम बोलते हैं कि भई हाँ, पुरातात्विक चीज़ें थी कुछ, लाओ दिखाओ मुझे, देखता हूँ मैं। इनका काल निर्धारण तो किया, लेकिन काल निर्धारण के लिए एक प्रोसेस होता है जो बहुत बाद में आया। उस प्रोसेस का नाम है C14 कार्बन डेटिंग प्रोसेस। कार्बन डेटिंग प्रोसेस, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का जिसमें कार्बन का तत्व विद्यमान है, उसका समय निर्धारण कर सकते हैं कि वो कितने समय पुरानी थी। तो अब भी इन्होंने ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1861 में बना तो दिया, लेकिन हमारे पास उतने साधन नहीं है। तो इन्होंने जो रिसर्च करके उस पर बताया, किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इन्हें बोला जाता है भा सॉरी भारतीय पुरातत्व का जनक, पुरातत्व का जनक, ठीक है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, 1861 में क्या किया था इन्होंने? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। तो 1872 में ये एक निष्कर्ष देते हैं कि भई ये, हाँ, पुरानी चीज़ें तो हैं, लेकिन कितनी पुरानी है मैं सही से इसको निर्धारित नहीं कर पा रहा हूँ अभी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जब कोई अलेक्जेंडर आया होगा भारत पर, आक्रमण करा होगा, कौन? सिकंदर। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण करा होगा, कि यहाँ की कहानियों से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लगभग-लगभग उसी समय की है। ठीक है, किसने बोल दिया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक? तो यहाँ पर कोई बड़ी विशेष बात नहीं हुई, लेकिन ध्यान से पहले इस चीज़ को देख लेना। भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक? ये देखो, उसको आप छोड़ दो अभी। भारतीय पुरातत्व विभाग कब बन रहा है? 1861 में। बताया था मैंने। किसने बनाया? अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से। तो पहले जो इसके निदेशक रहे, महानिदेशक,
वो कौन बन रहे हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1871 से और 85 तक भारतीय पुरा ये बता ही दिया मैंने। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करवाई है किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जा रहा है इन्हीं। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई की स्थापना हुई 1861 में, तो उसके महानिदेशक बने, पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। दूसरे महानिदेशक जो भी आए, तीसरे महानिदेशक हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ठीक है। तो इन्होंने तो ये बोल दिया कि भाई ये सिकंदर विकंदर के टाइम का होगा। सही से मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि ये 1000 साल, 1000 साल पहला है, या ज्यादा से ज्यादा खींचतान के सिकंदर के समय का होगा, बस इससे ज्यादा पुराना नहीं है। तो जॉन मार्शल आते हैं 1902 में, जब ये महानिदेशक बनते हैं तो ये उस पर रिसर्च करते हैं। धीरे 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 कब तक रह रहे हैं? 1928 तक। थोड़ा सा ये समझने वाली चीज है। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में 1921 में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, 1922 और 1921, दो व्यक्तियों को, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है, इन दोनों को लेते हैं अपने सहायकों को, और क्या करते हैं, यहाँ पर खोज करवानी चालू कर देते हैं। दोबारा सुन ले, अगर कंफ्यूजन हो गया होगा अब तक तो दोबारा से उसको क्लियर कर लें। 1826 बहुत पहले, है ना। चार्ल्स मैसन ने क्या बताया कि हाँ, हड़प्पा वाली जगह कुछ पुरातत्व चीजें मुझे मिली हैं, उसका अन्वेषण कर लो। नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या पता चला, 1856 में रेल की पटरियों का काम चलना था, वहां पर ईंटें ले ली गई ठेकेदार के द्वारा। उस पर जब जांच बिठाई गई तो पता चला कि वो तो बहुत पुरानी है। अलेक्जेंडर कनिंघम तक ये बात पहुंच रही है। एएसआई की स्थापना हो गई है 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम तक ये जब ये बात पहुंचती है तो वो रिसर्च करते हैं और बोलते हैं कि ये एक आध हजार साल पुरानी है, या ज्यादा से ज्यादा सिकंदर के टाइम की होंगी, ठीक है। निष्कर्ष नहीं बता पा रहे। लेकिन कौन है अलेक्जेंडर कनिंघम? एएसआई की स्थापना करने वाले 1861 में। उसके बाद एएसआई के पहले महानिदेशक, जब तीसरे महानिदेशक बन के आते हैं जॉन मार्शल, ध्यान समझना, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल क्या करवाते हैं 1921 में, 1921 और 1922 में खुदाई चालू करवा देते हैं, है ना। खोदना चालू करवा देते हैं, अन्वेषण चालू करवा देंगे किसका? उसी जगह का जहां से ये सब चीजें पता चल रही थी। तो इनका नाम क्या था? जॉन मार्शल। तो इनके कौन है ये? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, ठीक। इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की, पंजाब पाकिस्तान में। ये बाद में देख लेंगे कि कहाँ पर है, कौन सी नदी के तट पर है, दाएं तट पर है या बाएं तट पर है, कैसे की है, कब की है। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो आप। तो जो करवाने वाले हैं वो जॉन मार्शल हैं, इनके नेतृत्व में हो रहा है। 1921 में याद रखना है दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की है पंजाब पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर। और राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के तट पर लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो की खोज की है। तो इसका मतलब 1921 और 1922 में सही तरीके से जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, इन्होंने क्या करा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को 1921-22 में उसका अन्वेषण किया और उसकी खोज कर दी। अब समझ गए। तो शुरुआत तो 100 साल पहले होगी थी, लेकिन धीरे 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 उसको सही तरीके से खोजने में, उसके बारे में बताने में उसको क्या लग जाते हैं? 100 साल लग जाते हैं। अब यहाँ तक नहीं रुके, इनका केवल अन्वेषण करवाया गया, इन पर रिसर्च चली, उनकी खुदाई चली। खुदाई कैसे होती है? एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। मैंने इसको भी एक वीडियो में समझाया हुआ है कि जब हम किसी पुरातत्व चीज को का अन्वेषण करते हैं तो वो किस तरीके से किया जाता है। एक ही संस्कृति का पता लगाना है या फिर अलग 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 संस्कृति का पता लगाना है। वीडियो में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर दिया। तो यहाँ पर हुआ क्या, 1921 दयाराम साहनी, 1922 राखालदास बनर्जी। किसने खुदवाया? जॉन मार्शल ने। अब जॉन मार्शल ने 1924 में एक रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, जिसमें ये क्या बताया, यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग पुरानी है। मतलब ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता अभी की नहीं है, ये सभ्यता 1000 साल पुरानी नहीं है, सिकंदर के टाइम की नहीं है, सिकंदर के टाइम से भी बहुत टाइम पहले,
लगभग कितना पहले, लगभग 5000 साल पहले, जब मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता होती थी, तो लगभग लगभग वही सभ्यता है। और नए शोध जो अभी आ रहे हैं, नई रिसर्च जा रही हैं, उनमें देखा जा रहा है कि ये सभ्यता 8000 साल पुरानी भी चीजें अभी मिल रही हैं, खत्म नहीं हुआ है, अभी उसका अन्वेषण जारी है, उसके ऊपर रिसर्च जारी है। ठीक है, तो यहाँ बाकी ये मैंने बताई दिया आपको। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर जॉन मार्शल, और फिर बाद में दयाराम साहनी भी महानिदेशक बनेंगे। 1931 से 35 तक ये रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि क्या खोज कैसे हुई, किसने, सबसे पहले चार्ल्स मेसन, विलियम ब्रेंटन, फिर कौन आया 1900 बोल रहा हूँ, 1826, 1856, 1872 अलेक्जेंडर कनिंघम, सन छोड़ दें तो भी चल जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन उसके बाद सही से काम कौन कर रहा है, तो सही से काम कर रहे हैं जॉन मार्शल। कब काम कर रहे हैं, 1921, 1922, 1924 में अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। ठीक है, कि ये हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी है। ठीक, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूल निवासी हैं, ये लोग कौन हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी मतलब, भाई ये तो हमें पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी है, कितनी पुरानी है, तो वो उसका समय निर्धारण इन्होंने क्या बताया, हाँ उसका समय निर्धारण बताया। ये पहले इस चीज को कर लेते हैं उसका। जब आप नोट्स बना रहे हो तो जितना मैंने अभी बताया था उसके बाद में ये वाला पेज आप कर लेना, जिससे साथ के साथ हो जाए, थोड़ा सा आगे पीछे लग गया ये। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय निर्धारण बताया वो किसने बताया है, जॉन मार्शल ने। 1931 में इसका सही तिथि निर्धारण कर दिया। 1924 में रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन फिर से उसके ऊपर रिसर्च चली, चलते 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 1931 में इन्होंने सही तरीके से बोल दिया। समय याद नहीं करना कि कब बोला, ठीक है, बस ये याद रखना है किसने समय निर्धारण किया सबसे पहले, तो सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने समय निर्धारण किया, तिथि निर्धारण मतलब समय निर्धारण कर दिया है कि कब की यह सभ्यता होगी, कैसी सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक काल है। और सभ्यता के निर्धारण जो जॉन मार्शल ने किया, क्वेश्चन होता है अब ये कि कब बताया। तो जॉन मार्शल ने जो सभ्यता का समय बताया वो कितना बताया था, लगभग 5000 साल पहले। अब से हम जीरो से कितने आगे चल रहे हैं, हम जीरो से आगे चल रहे हैं प्लस में 2026 में, यानी कि लगभग 2000 साल आगे। इन्होंने बताया कि और भी कितना, 3250, यानी कि लगभग 3000 साल जीरो से पीछे। तो इससे ये कितना पीछे हो जाता है, लगभग 5000 साल। और वही मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो जॉन मार्शल बोल रहे हैं कि वो लगभग 5000 साल पहले की थी। तो जॉन मार्शल, क्वेश्चन होता है कि सबसे पुराना तिथि तिथि निर्धारण किसने किया है। सबसे पहली बार तिथि निर्धारण किसने किया, जॉन मार्शल ने। सबसे पुराना तिथि निर्धारण किसने किया, जॉन मार्शल और माधव स्वरूप वत्स ने। जॉन मार्शल बोल रहे हैं, समय याद रखना है थोड़ा थोड़ा, कि ये सभ्यता जो है वो 3250 से 2750 तक ये सभ्यता फैली हुई थी, मतलब बहुत पुरानी। माधव स्वरूप वत्स कह रहे हैं कि ये सभ्यता 3500 से 2700 तक फैली हुई थी और भी पुरानी थी। इसके अलावा अर्नेस्ट मैके कह रहे हैं कि ये सभ्यता 2800 से 2500 तक फैली हुई थी, मतलब ये समय था। मार्टिन व्हीलर कह रहे हैं कि ये सभ्यता 2500 से 1500 तक इसका समय था। अल्चिंस कह रहे हैं, अल्चिन बंधु हैं, कि 2250 से 1750 तक ये बोल रहे हैं इतना। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो किसका याद रखना है, एक तो जॉन मार्शल याद रखना है, इसके अलावा एक याद रखना है आपको एनसीईआरटी, जो मेनली आपको याद रखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। और एक याद रखना है डीपी अग्रवाल और कार्बन डेटिंग क्या कहती है। ठीक है, तीन चीजें आपको करनी ही याद करनी है जरूर। ठीक, इसके अलावा माधव स्वरूप वत्स को देख सको तो देख लेना, किसने सबसे पहले दिया, जॉन मार्शल ने। किसने सबसे पुरानी बताई है ये, तो जॉन मार्शल और माधव स्वरूप वत्स ने। क्लियर है क्वेश्चन कैसे आएगा, किस एनसीईआरटी क्या बोलती है इस सभ्यता के बारे में, 2500 से 1800 तक ये सभ्यता का समय रहा है, लगभग 2500 से लगभग 1800 तक, 2500 18। यहाँ कार्बन डेटिंग क्या कहता है, कार्बन डेटिंग मतलब वही काल निर्धारण की का सही जो तरीका है। तो वो बोलता है कि ये सभ्यता 2300 से 2350 से 1750 तक रही है। और डीपी अग्रवाल भी क्या बोलते हैं कि ये सभ्यता 2350 से 2300 से 1750 तक रही है। क्वेश्चन होता है कि कार्बन डेटिंग के जैसा, या कार्बन डेटिंग और एनसीईआरटी के सबसे सटीकतम या समीप
इस सभ्यता का काल निर्धारण किसने किया है? तो किसने किया है? डीपी अग्रवाल ने। डीपी अग्रवाल ने लगभग लगभग जो एनसीईआरटी बोलती है, लगभग लगभग जो कार्बन डेटिंग बोलता है, वही इसका समय माना है। तो आपको 1, 2 और 3 और 4 याद रखने हैं, ठीक है? तो इसका काल निर्धारण हो जाता है ये। अब देखो, हड़प्पा से पहले भी कुछ लोग रहते होंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? कम से कम इतना जरूर कर ले। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी और 5-10 मिनट, लेकिन ये करना पड़ेगा हमें। उसके बाद में हम एक ही चीज पर चलेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मूल निवासी थे वो कौन थे? अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले वाले थे, मतलब कोई और थे, मेसोपोटामिया वाले थे। ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये मेसोपोटामिया वाले नहीं है, ये भारत के ही लोग हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तिब्बत से आए थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कहाँ से, मध्य एशिया से आए थे। तो ये लोग थे कौन? मतलब ये जो जिन्होंने यहाँ बस्तियां बनाई, नगर बनाए, वो कौन थे? तो अलग अलग विचार दिए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई, मूल निवासी कौन थे? तो संभवतः ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। मानव प्रजाति अलग अलग होती हैं, ठीक? ज्योग्राफी क्लास देखना, मैंने उसमें मानव प्रजाति का पूरा एक टॉपिक लिया हुआ है। तो विश्व में मानव प्रजातियां अलग अलग होती हैं। उनमें से जो हड़प्पा सभ्यता वाले थे, संभवतः वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, ध्यान रखना है। अब जो इतिहासकारकों के विचार हैं, वो विचार क्या है? तो जो विदेशियों के द्वारा इस सभ्यता का जो नगरीकरण किया गया, जो यहाँ पर आकर लोग बसे, वो कौन बसे? विदेशी बसे। ऐसा कहने वाले कुछ लोग हैं कि ये सभ्यता विदेशियों के द्वारा बसाई गई थी। विदेशी मतलब मेसोपोटामिया के द्वारा। जो मेसोपोटामिया के लोग थे, वही यहाँ आकर रहने लगे, ऐसा कहने वाले कुछ लोग हैं। तो वो कौन है? अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्रेमर है, अर्नेस्ट मेके है, मार्टिन व्हीलर है, गार्डन चाइल्ड है, एक केवल संकालिया है ना। इनको अगर छोड़ दें, यहाँ ध्यान से देखें तो सारे के सारे कौन है? ये भी विदेशी हैं। तो जो विदेशी हैं, जब उन्होंने साम्राज्यवादी इतिहास लिखा, तो वो क्या करेंगे कि हमारे भारतीय इतिहास के महत्व को कम करने की कोशिश करेंगे, और जहां भी इसका गौरवान्वित चीजें होंगी, उसको कम करके कहीं दूसरी जगह का क्रेडिट दे देंगे वो। ये बात ध्यान रखनी है। तो जैसे क्रेमर है, ये सिल्क रूट के आधार पर, एक सिल्क रूट भारत के ऊपर चाइना से और यूरोप तक के लिए, मध्य एशिया के लिए एक सिल्क रूट जा रहा है। तो इनका ये कहना था कि सिल्क रूट जो गया हुआ है, ये सिल्क रूट से मेसोपोटामिया के लोग ही यहाँ पर आकर बसे। ऐसा कौन बोल रहे हैं? क्रेमर। ठीक है। इसके अलावा अर्नेस्ट मेके क्या बोल रहे हैं? अर्नेस्ट मेके बोल रहे हैं कि जो सुमेरियन लोग हैं, इनका वहां से पलायन हो गया। इनका ये कहना है, अर्नेस्ट मेके का, कि जो सुमेरियन मतलब, सुमेरियन का मतलब है कि जो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, पता है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे, ईरान इराक वाले क्षेत्र में। ठीक है। उसके अलावा एक मिस्र की सभ्यता है, मिस्र वाले क्षेत्र में। तो ईरान इराक वाले क्षेत्र में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो एक बड़ी सभ्यता है। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या है? हड़प्पा एक शहर है, मोहनजोदड़ो एक शहर है, लोथल एक शहर है, एक शहर कश्मीर में है, एक शहर कहाँ पर, गुजरात में है, एक शहर पाकिस्तान पंजाब में है, एक बलूचिस्तान में है, एक उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में, अलग अलग जगह अलग अलग शहर है। तो बिल्कुल वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी अलग अलग सभ्यताएं, छोटी छोटी अलग अलग शहर हैं। तो जैसे बेबीलोन हो गया, सुमेरियन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अर्नेस्ट मेका का ये कहना है कि जो मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोग हैं, जब मेसोपोटामिया का अंत हुआ, उसका पतन हुआ, तो सुमेरियन क्या हुए? यहाँ भारत की तरफ पलायन कर गए और वो यहाँ पर आकर रहने लगे। ऐसा कहने वाले कौन है? अर्नेस्ट मेके। गार्डन चाइल्ड ने उस बात को आगे बढ़ाया और क्या बोला कि जो सुमेरियन थे, इसकी बात सही है कि जो सुमेरियन थे, उसी से यहाँ सुमेरियन लोगों से ही हड़प्पा सभ्यता वाले लोग डेवलप हुए। किस आधार पर? नए तौर तरीके, है ना। ये सुमेरियन लोगों से मैच खाती है, और उनके जो तौर तरीके थे, उन्होंने यहाँ पर आकर नए तौर तरीके अपना लिए। इन सब बातों का खंडन हुआ है, इन बातों को नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा। तो ध्यान क्या रखना है? ये क्रेमर सिल्क रूट के आधार पर मेसोपोटामिया वालों को हड़प्पा वाला मानते हैं। अर्नेस्ट मैके गार्डन चाइल्ड सुमेरियन लोगों से इनकी तुलना करते हैं। एक है एस टी संकालिया,
ये क्या बोल रहे हैं कि जिगुरेट के आधार पर हाँ समानता मिलती है किससे, मेसोपोटामिया वालों से। अब जिगुरेट क्या होता है, तो जिगुरेट होता है कि जो पुराने समय में, अगर आपने देखा होगा मिस्र में पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर ऐसे करके, ऊपर चबूतरा और नीचे पत्थर पत्थर, जैसे पिरामिड होता है इस तरीके से, पत्थर 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 और ऊपर चबूतरा, उसको बोलते हैं जिगुरात या जिगुरेट, ठीक है। तो संकालिया बोलते हैं कि जिगुरेट के आधार पर मेसोपोटामिया वाले लोग जो हैं वो यहाँ से समानता रख रहे हैं हड़प्पा वालों से, तो लगभग लगभग शायद ये वही है। क्यों है, इसका खंडन किया गया बाद में, इन सब बातों का खंडन है। मैं खंडन बता देता हूँ, जैसे अर्नेस्ट में के बोल रहे हैं कि सुमेरियन लोगों ने पलायन किया और यहाँ पर आकर बस गए, और सुमेरियन लोगों से नए तौर तरीके यहाँ पर अपना लिए। तो अब यहाँ वाले बोलते हैं कि भाई अगर नए तौर तरीके अपनाए तो अपनी पहचान को इंसान नहीं छोड़ता है। वहाँ के लोग क्या हैं, वहाँ के लोगों का ना तो व्यवस्थीकरण था, ना नगर बसाए हुए थे उन्होंने, इधर उधर ऐसे ही बिखरे हुए रहते थे, ना उनके बर्तन बनाने की टेक्निक थी सही, ना ही मूर्ति बनाने की टेक्निक थी, मतलब बहुत सारी भिन्नताएं हैं। जब इन्होंने बोला कि जिगुरेट के आधार पर समानता लगती है, तो यहाँ यहाँ के जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताया कि ये ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है, तो चबूतरे में मेसोपोटामिया में और हड़प्पा वाले चबूतरों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ जो जिगुरेट होता था वो जिगुरेट होता था कि यहाँ पर ऊपर एक चबूतरा है और यहाँ पर वहाँ का जो एक शासक होगा, कोई भी शासक हो, है ना, सरदार हो, वो यहाँ पर उसका क्या होगा, उसकी कुर्सी होगी और वहां पर बैठा हुआ होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला है। यहाँ पर जो ये चबूतरे मिले हैं वो किस चीज के लिए हैं, उन चबूतरों में अनाज के दाने फंसे हुए मिले हैं। जब अनाज के दाने फंसे हुए मिले हैं तो यहाँ पर हमें जो मिलता है, एसडी संखालिया की बातों का खंडन किया गया कि यहाँ पर जो चीजें मिलती हैं वो जिगुरेट के आधार पर, आप कहते रहे हो हाँ समानता मिल रही हो जिगुरेट की, लेकिन यहाँ के जो चबूतरे हैं हमारे कुछ समय पहले चले जाएं, अगर 30-40 साल पहले चले जाएं, 20-30 साल पहले, तो गाँव में अनाज कूटने के लिए चबूतरे का यूज करते थे, है ना। जैसे मतलब अनाज निकालने के लिए जब मशीनें नहीं होती थी, सरसों निकालनी है, गेहूं निकालने हैं, जो निकालने हैं, तो उसकी गड्डी को उठाते और उसको चबूतरे पर बजाते थे। तो संभवतः ये वाले जो चबूतरे हैं वही हैं, क्योंकि यहाँ पर दाने फंसे हुए हैं अनाजों के, ठीक है। तो संकाली की बातों का खंडन हो गया। मार्टिन और व्हीलर बोलते हैं दास दास्यु, है ना, मतलब दासों के आधार पर, उपनिवेश के आधार पर, सहतीरों के आधार पर समानता मिल रही है। दास दासियों, जैसे वहां पर दास होते थे वैसे ही यहाँ पर दास होते थे, लेकिन यहाँ खंडन किया गया कि यहाँ तो दास थे ही नहीं, यहाँ तो दासों का प्रचलन ही नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी चीज सहतीर क्या होते हैं, तो मार्टिन और व्हीलर बोल रहे हैं कि सहतीरों के आधार पर ऐसा लगता है कि मेसोपोटामिया वाले यहाँ वाले लगभग एक थे। सहतीर का मतलब होता है कि जब आप कोई भी बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें पिलर जो लगे होंगे, खंभे जो लगे हुए होंगे, बिल्डिंग मतलब ऐसा मान लो कि एक बड़ा सा होल बनाया, उसमें जो पिलर यूज होंगे तो वो पिलर कहे जाएंगे सहतीर। लेकिन इस बात का खंडन हुआ कि भाई वहां के जो सहतीर थे वो उल्टा सहतीर बनाते थे, उल्टा पिलर लगाते थे, और यहाँ के जो सहतीर हैं वो सीधा पिलर लगा रहे हैं, है ना। पिलर में ही समानता नहीं है, उसको बनाने के तरीके में समानता नहीं है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सहतीर हैं वहां भी और यहाँ भी, तो अगर आप बड़ा सा एक होल बनाओगे तो उसमें पिलर तो लगाओगे ही लगाओगे, लेकिन वो पिलर में समानता होनी चाहिए, तो सहतीरों में समानता नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इनका मैचिंग के लिए आते हैं, तो आपको मैचिंग याद रखनी है। कैसे याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी कौन थे, तो मूल निवासी वहाँ के विदेशी मेसोपोटामिया वाले थे, कहने वाले कुछ कुछ लोग हैं, जैसे अर्नेस्ट मैके हैं, मैचिंग याद रखनी है। अर्नेस्ट मैके क्या बोल रहे हैं, सिल्क रूट के आधार पर यहाँ की समानता ले रहे हैं, क्रेमर क्या बोल रहे हैं, सिल्क रूट के आधार पर यहाँ की समानता कर रहे हैं। अर्नेस्ट मैके क्या बोल रहे हैं कि सुमेरियन लोगों के पलायन के द्वारा यहाँ पर आकर बसे ये लोग। उसके अलावा गार्डन चाइल्ड क्या बोल रहे हैं, जो सुमेरियन लोग थे वही यहाँ पर आकर बस गए और अपने नए तौर तरीके अपना लिए। संकालिया क्या बोल रहे हैं, जिगुरेट के आधार पर समानता देखने मिलती है। मार्टिन और व्हीलर क्या बोल रहे हैं कि दास दासियों का प्रचलन और सहतीरों के आधार पर यहाँ पर हमें समानता देखने मिल रही है, ठीक है। फेयर सर्विस, फेयर सर्विस नाम है ये क्या बोल रहे हैं कि ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों के विकास से मेसोपोटामिया का विकास हुआ है। मतलब मेसोपोटामिया का विकास किससे हुआ है, तो ये किसी सॉरी
हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता का विकास किसी मेसोपोटामिया के द्वारा नहीं हुआ। ऐसा कहने वाले कौन है? फेयर सर्विस। और फेयर सर्विस क्या बोल रहे हैं कि जो ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति थी, है ना, ईरानी और बलूची जो ग्रामीण संस्कृति हैं, वो गांव के ही लोग धीरे 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 क्या हुए, नगर में तब्दील हो गए, नगर संस्कृति उन्होंने अपना ली। ठीक है, ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट क्या है फेयर सर्विस का। जो लक्ष्मण स्वरूप हैं और रामचंद्र है, राम लक्ष्मण है, तो राम लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं कि ये जो लोग थे ये आर्य थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता वाले लोग जैसे वैदिक लोग आर्य थे, तो ये हड़प्पा वाले लोग भी आर्य थे। याद रखने के लिए क्या याद रखोगे? राम और लक्ष्मण बोल रहे हैं कि ये लोग आर्य थे। राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी वही हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। राखल दास बनर्जी का स्टेटमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। तो राखल दास बनर्जी क्या बोल रहे हैं कि ये लोग द्रविड़ लोग थे, जो बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ उत्तर पश्चिम भारत से पलायन करके दक्षिण भारत में पहुंच गए। तो ये लोग द्रविड़ लोग थे जो बाद में दक्षिण भारत में पहुंच जाते हैं। समझ में आगे, ध्यान रखना है। उसके अलावा इनका विकास क्रमिक रूप से भारत की ही भूमि पर हुआ। यानी कि ये भारत की भूमि पर जन्मे। जैसे गांव होते हैं वैसे गांव में लोग रहते हैं, धीरे धीरे वो शहर बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही भारत की भूमि पर रहते हुए छोटे छोटे गांव शहर बन गए। ऐसा कहने वाले कौन है? डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल को मैंने पहले भी बताया। हड़प्पा का टाइम समय निर्धारण लगभग लगभग सटीकता से इन्होंने, अमलानंद घोष, जगपति जोशी, अलचिन बंधु, है ना, तो ये लोग नाम ध्यान से देखो जो भारतीय हैं लगभग लगभग। अलचिन बंधु एक अलग इसमें अपवाद हो जाता है, जैसे यहाँ फेयर सर्विस हो जाता है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये भारत की भूमि पर ही क्रमिक रूप से डेवलप हुए हैं। समझ में आ गया इस चीज का? तो अब समझ में आ गया होगा कि ये मेसोपोटामिया वाले लोग कौन थे, मूल निवासी कौन थे। मैचिंग जरूर याद रखनी है किसने क्या कहा। ठीक है, अब आते हैं मेसोपोटामिया से तुलना। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, यहाँ पर केवल इस पॉइंट को और कर लेते हैं, मेसोपोटामिया से तुलना। तो देखो, जब बार बार ये बोला जा रहा है, जैसे अर्नेस्ट मैके बोल रहे हैं, गार्डन चाइल्ड बोल रहे हैं कि भाई ये तो सुमेरियन वाले हैं, वो लोग पलायन करके यहाँ पर आकर रहने लगे, है ना। तो मेसोपोटामिया से तुलना करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेसोपोटामिया के जो नगर थे वो अव्यवस्थित थे, और जो यहाँ के नगर हैं वो व्यवस्थित हैं बहुत ज्यादा। हड़प्पा के व्यवस्थित का मतलब है बिल्कुल चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, बिल्कुल कॉलोनी की तरह ये लोग बसे हुए हैं। जैसे शहरों में बहुत अच्छी कॉलोनी होती है, बिल्कुल वैसे ही हड़प्पा सभ्यता वाले लोग रहते थे। तो ये इनके नगर अव्यवस्थित थे, जबकि इनके नगर व्यवस्थित। तो ये वाले कैसे हो जाएंगे मेसोपोटामिया वाले ये? ठीक है, इनकी लिपि कीलाक्षर थी, मतलब कील की तरह, है ना, ऐसे ऊपर से मोटा मोटा और यहाँ से ये ऐसे नुकीला। तो इनकी लिपि कीलाक्षर थी इस तरीके से। जबकि इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि पूछी जाती है, याद रखना है। इनकी लिपि कीलाक्षर, कील की तरह, और इनकी लिपि भाव चित्रात्मक, ब्रुस्टोफिडेन जिसको बोला गया है। यानी कि भाव चित्र के द्वारा, कोई चित्र के द्वारा व्यक्त कर देना कि हाँ ये व्यक्ति हंस रहा है या रो रहा है। ठीक है, तो वो चित्रों के द्वारा, भाव चित्रों के द्वारा लिपि को, भाषा को दर्शाया हुआ है इसमें। तो इसका मतलब दोनों की लिपि अलग अलग है। तो ये लोग तो ये हो नहीं सकते। आप कहीं भी जाओगे अपनी लैंग्वेज तो नहीं छोड़ोगे, लैंग्वेज तो वही रहेगी। तीसरी चीज, मंदिर और पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था। कहाँ पर? मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया में मंदिर भी होते थे और पुरोहित, पूजा पाठ करने वाला पुरोहित भी होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ मंदिरों का अस्तित्व संदेहास्पद है, मंदिरों का अस्तित्व लगभग नहीं मिला है। तो यहाँ मंदिर होते थे, यहाँ मंदिर नहीं। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हो, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, वो यहाँ आकर पूजा पाठ को छोड़ देते, है ना। एक चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं होते थे। ठीक है, मंदिर का प्रचलन बहुत बाद में हुआ है भारत में, इस बात को ध्यान रखें, आगे चल के समझाऊंगा धार्मिक उसमें। यहाँ की ईंटें कच्ची होती थी, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता वालों की ईंट कैसी होती थी? पक्की ईंट होती थी, पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। तो ये नहीं हो सकते। तो इसका मतलब सीधा सा है, इनसे इनकी तुलना मतलब नहीं हो पा रही है। ये अलग हैं और ये अलग हैं। ये अनडेवलप्ड हैं, डेवलप्ड नहीं है, और ये क्या है? डेवलप्ड लोग हैं। तो यहाँ पर
इनकी तुलना आपने देख लिया, अब ये कौन हो सकते हैं ध्यान से देख लो। एक बार इतना ही रहने देते हैं आज क्लास, अगली क्लास में हम और जो आगे के आगे का ये रहेगा बचा हुआ उसको कवर करेंगे। तो फिलहाल सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले हमने क्या देखा, इसके नाम देखे, नाम एक बार देख लेना। उसके बाद में किसने इसकी खोज की, वो खोज देखी। अ, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो खोज करने वाले थे वो, इसके मूल निवासी कौन थे, मैचिंग करके हमने देख लिया। किसने क्या कहा है हमने देख लिया। ये मूल निवासी कौन थे, ये विचार हैं, क्या विचार दिए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन रहते हैं वो देख लिया। मेसोपोटामिया से इसकी तुलना देख ली है। इसका काल निर्धारण कब हुआ है, किसने किया है, इसके समय को क्या बताया है, समय निर्धारण करके कब का बताया है वो हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब इसका काल विभाजन के साथ इसमें हड़प्पा सभ्यता और इसका नगर विस्तार, इसको हम अगली क्लास में करेंगे, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। तो क्लास कैसी लगी आप बताना, कोई डाउट है तो बताना कमेंट में, जो भी चीज़ें हैं समस्याओं का समाधान करेंगे। और फिलहाल अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो साथ में, अगर पहली बार देख रहे हैं तो बाकी क्लासेस को देखते चलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लासेस देखें सीक्वेंस में, बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे तरीके से। और बाकी तैयारी अच्छे करते रहें, एमसीक्यूज निकाल रहे हैं, अभी रिवीजन क्लास भी चालू करेंगे इसी हफ्ते से, तो साथ में बने रहना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।